नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो आज अपने जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हमने 25 क्वेश्चन उठाए हैं और जो आगे जो है आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपके आगे के जो 25 क्वेश्चन है वो रहने वाले होंगे दोस्तों। तो इसके अंदर जो है अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है या सेकेंड ईयर के अंदर है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप ITI कंप्लीट कर चुके हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। तो वीडियो जो है उसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ जो है वो हम चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा और जो है वीडियो को लाइक करते रहिए। तो अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों। यानी कि आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो एकत्रित द्रव्यमान है उसको गणना करने का सूत्र क्या रहेगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन आपको दिया गया है M बराबर IT होता है ग्राम में, M बराबर IT बटे Z होता है ग्राम में, या फिर M बराबर Z बटे में IT होता है, या M बराबर ZIT होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहता है M बराबर ZIT, यानी कि इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। और इसके अंदर आपसे पूछा क्या गया है, तो इसके अंदर आपसे जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का पूछा गया है कि M बराबर जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या होता है अपना, तो ZIT होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र हम लोग जो है जब सेल चैप्टर हमने किया था उसके अंदर जो है करके आए हुए हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है इस आरेख का नाम क्या है। आपको एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम देने के बाद में आपसे पूछा है कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम किसका है, यानी कि ये डायग्राम क्या है। तो ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ये आपका वायरिंग आरेख है, स्थापना योजना है, परिपथ आरेख है, या लेआउट आरेख है। तो ये जो डायग्राम आपको दिया गया दोस्तों, तो ये जो डायग्राम है ये आपका सर्किट डायग्राम है, यानी कि परिपथ आरेख का डायग्राम दिया गया है। और किसका है ये परिपथ आरेख, तो ये आपका जो है सीढ़ियों की वायरिंग का है, यानी कि ये आपका जो डायग्राम है किसका है, सीढ़ियों की वायरिंग का है दोस्तों। सीढ़ियों की वायरिंग जो आपके घरों के अंदर जो है सीढ़ियाँ लगी होती है उनके ऊपर जो है एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए ये जो वायरिंग है की जाती है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि 300 वाट से ऊपर का जो लैंप है उसके लिए कौन से प्रकार का जो है लैंप होल्डर यूज़ किया जाएगा। लैंप धारक वगैरह बोल के ये कंफ्यूज करते रहते हैं, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है उसको हिंदी में भी पढ़ना है और अपने को इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो अपने जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्रेसेट होल्डर होता है, कोन होल्डर होता है, या गोलियत स्क्रू होल्डर होता है, एडिशन स्क्रू होल्डर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर है ये रहेगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोलियत स्क्रू होल्डर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोडिंग का क्या उद्देश्य है। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोडिंग का क्या उद्देश्य है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि होती है, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकता है, उच्च तापमान सहना होता है, या फिर यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करता है। यानी कि जो आपका फ्यूज तार होता है उसमें आपकी कौन सी तार यूज होती है, तो वैसे तो होती है टिन और लेड की तार, टिन और लेड की तार, लेकिन कई जगहों पर क्या होता है कि तांबे की तार भी यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो तांबे की तार जहाँ पर यूज करते हैं ना उस जगह के ऊपर क्या करते हैं, टिन जो है, टिन जो धातु होती है उसकी कोडिंग कर दी जाती है, यानी कि उसको आलेपित कर दिया जाता है टिन से। तो टिन आलेपित क्यों करते हैं, तो हमने देखा है कि तांबे के ऊपर या लोहे के ऊपर टिन आलेपित करते हैं ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। जंग ना लगे इसका मतलब क्या है कि वो जो है वातावरण के जो प्रभाव रहेंगे, वातावरण के जो प्रभाव रहेंगे उनसे दूर रहे, यानी कि तांबे के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो तांबे का फ्यूज तार होगा उसको टिन कोडिंग किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है ELCB का उद्देश्य क्या है। ELCB का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं परिपथ में दोष खोजना, परिपथ में
दोष खोजने के लिए, अवशेष धारा को देखने के लिए, अति भार से उपकरण की सुरक्षा करने के लिए, लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करने के लिए। तो इसके अंदर जो है आपसे पूछा गया है कि फॉल्ट ढूंढने के लिए होता है या फिर आपका जो है रेजिडुअल करंट यानी कि लीकेज करंट जो है उसके लिए यूज होता है ELCB, या फिर आपका जो है ओवरलोड के लिए यूज होता है या शॉर्ट सर्किट के लिए यूज होता है। तो ELCB जो होता है वो आपका लीकेज करंट से अपने सर्किट को बचाता है दोस्तों। ELCB जो है लीकेज करंट से सर्किट को बचाता है। और ELCB का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, जिसकी वीडियो भी मैं चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं दोस्तों। और ELCB जो है उसका सुधरा हुआ रूप क्या होता है? तो RCCB होता है। RCCB जो है वो होता है जहां पर ELCB यूज नहीं होती उस जगह के ऊपर आपकी RCCB यूज की जाती है दोस्तों। तो ये जो है RCCB, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर दोस्तों। तो ये जो है इतने क्वेश्चन इसके अंदर और बनते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि आपका जो सीलिंग रोज होता है वो आपका निर्गत सामग्री होता है, सुरक्षा सामग्री होता है, होल्डिंग सामग्री होता है या सामान्य सामग्री होता है। यानी कि आपका जो सीलिंग रोज होता है वो आउटलेट डिवाइस होती है। यानी कि अभी जो है अपने सीलिंग रोज को किस लिए यूज़ करते हैं? तो आपके पंखे को सप्लाई देनी है या आपके ट्यूबलाइट को सप्लाई देनी है तो उस जगह के ऊपर सीलिंग रोज जो है वो लगाया जाता है। तो अगर इसमें यहाँ पर आपसे पूछा होता सीलिंग रोज की जगह के ऊपर आपको यहाँ पर पूछा होता फ्यूज़ किस में आता है? तो फ्यूज़ जो होता है दोस्तों वो आपका सुरक्षा सामग्री के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत चेंज करता रहता है दोस्तों। तो उसको आपको क्वेश्चन को समझना है कि जो है फ्यूज़ किस में आता है, सीलिंग रोज किस में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का कारण क्या है? यानी कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का कारण क्या है? तो होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचने के लिए, होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान के लिए, बिजली की आपूर्ति में बिजली की खपत को कम करने के लिए, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप न हो इसलिए। तो अभी जो है होम थिएटर वायरिंग के अंदर पावर सर्किट जो है उसके साथ में नहीं चलाते हैं। तो क्यों नहीं चलाते हैं? तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपके जो है ऑडियो वीडियो जो है उसके अंदर कोई भी जो है हस्तक्षेप ना हो, यानी कि कोई भी जो है बीच में डिस्टर्बेंस ना आपको मिले देखने को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? यानी कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च भार से जोड़ने से क्या होगा? तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, या फिर गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी, या भार धारा बढ़ेगी। तो इसके अंदर जो है आपसे पूछा गया कम रेटेड केबल जो है उसको अगर उच्च धारा केबल से जोड़ दिया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो आपको पता है कि H बराबर क्या होता है? तो I² RT होता है। यानी कि H बराबर I² RT होता है। H बराबर I² RT होता है। तो वहाँ पर आपका जो करंट है, करंट का मान अगर बढ़ेगा तो हीट जो है उष्मा जो है वो बढ़ेगी। उष्मा बढ़ेगी तो आपकी केबल जो है गर्मी के कारण क्या हो जाएगी दोस्तों? तो गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है IE नियमों के अनुसार, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के जो रूल है उनके अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपका जो लोड करंट होगा, यानी कि उसके अंदर आपका जो है उप परिपथ जो होते हैं यानी कि पावर के, उसके अंदर जो है कितना भार होना चाहिए ये पूछा गया है। और वो भी किस में? तो पावर सर्किट के अंदर। तो दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक तो लाइट एंड फैन सर्किट होते हैं और दूसरे पावर सर्किट होते हैं। तो पावर सर्किट के अंदर पूछा है तो पावर सर्किट के अंदर आपका जो है 3000 वाट जो है वो आपका लोड होना चाहिए। और अगर जो है आपसे पूछ लिया जाता कि आपके जो लाइट एंड फैन सर्किट में कितना होना चाहिए, तो लाइट एंड फैन सर्किट के अंदर 800 वाट जो आपका लोड मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों।
तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, आगे जो है रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, यानी कि आपका जो मेन कंट्रोलिंग बोर्ड होता है उसके अंदर जो है संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मुख्य स्विच से जुड़ी होती है, वितरण बोर्ड से जुड़ी होती है, ऊर्जा मीटर से जुड़ी होती है, आईसी कटआउट से जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि आपके जो घर के अंदर जो सप्लाई आती है मेन है, वो आपके बाहर घर से एनर्जी मीटर लगा होता है, आपके घर के बाहर मीटर जो लगा होता है उससे आती है, यानी कि एनर्जी मीटर से जो है आपकी जुड़ी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी रहेगा। तो इसमें जो है आपको सी ऑप्शन करना होगा अगर कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ में अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे जो है कमेंट्स जो आपको सेक्शन दिया गया है उस कमेंट सेक्शन के अंदर जो है जाकर कमेंट कर दीजिए, ताकि जो है उस कमेंट को पढ़कर हम लोग जो है वो डाउट आगे वाली जो वीडियोज़ रहेगी उसके अंदर आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या लाभ है, यानी कि आपका जो गूंथा हुआ कंडक्टर होगा वो ठोस कंडक्टर की तुलना में उसका क्या लाभ है। अधिक लचीला होगा, अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध होगा, कम लागत है, या फिर कम वोल्टेज ड्रॉप है। यानी कि आपका जो है गूंथा हुआ कंडक्टर है वो ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या लाभ है उसका, तो वो आपका जो है लचीला होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए एक तो सीधी सी बात है, एक सीधी रोड है आपकी, एक सीधी रोड है और दूसरी एक पाइप है। तो सीधी एक तो रोड है बड़ी और एक उतनी ही मोटाई की पाइप है जो खोखली है बीच में से। तो दोनों को आप मोड़ोगे तो मोड़ने पर पाइप जो है वो आसानी से मुड़ जाएगी, उसकी जगह पे आपकी जो ठोस रोड है वो नहीं मुड़ेगी। यानी कि गूंथा हुआ कंडक्टर जो होगा वो आपका मुलायम होगा और लचीला होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको उसकी जो वायर वगैरह है उसको कहीं पर जो है राउंड करके लेके जाना है तो वो आसान रहता है, इसीलिए जो है ज़्यादातर ये यूज की जाती है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, आपको बताना है कि वोल्ट एम्पियर में बताई जाती है, वाट में बताई जाती है, वोल्ट में बताई जाती है, या एम्पियर घंटा में बताई जाती है। तो किस में बताई जाती है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो आप सही कमेंट कर रहे हैं। ये जो है आपकी एम्पियर घंटा के अंदर, एम्पियर घंटा के अंदर जो है आपकी बैटरी की क्षमता है वो बताई जाती है दोस्तों। वाट घंटा भी जो है वो आपकी हो सकती है, यानी कि WH के अंदर भी जो है आपकी बैटरी की क्षमता हो सकती है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका मिलता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का धारा झटका मिलता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। तो इसके अंदर व्यक्ति बेहोश होगा, दर्दनाक झटका महसूस होगा, कोई संवेदना नहीं होगी, या फिर हृदय आघात होगा उसको। तो उसको जो है दोस्तों वो दर्दनाक झटका महसूस होता है, बिल्कुल। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, सही आंसर दे रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में। इसको जो है दर्दनाक झटका महसूस होगा। और अगर आपके पेपर में ये ना देकर और 50 मिली एम्पियर दिया होता तो भी जो है आंसर सेम रहता दोस्तों। पेपर में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति को सामान्यतः झटका महसूस होता है, तो उस टाइम अगर 20 मिली एम्पियर आपको ना मिलकर 50 मिली एम्पियर ऑप्शन में मिलता है, यानी कि आपको अगर पेपर में 50 मिली एम्पियर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में 50 मिली एम्पियर को आपको सही करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि उस टाइम में होगा। अगर आपको 20 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर दोनों मिलती हैं तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 20 मिली एम्पियर ही होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है, यानी कि आपका जो क्रिम्पिंग टूल होता है उसको किस लिए यूज़ करते हैं। ढीले संयोजनों को टालने के लिए, ना आसानी से बदलने के लिए, साफ सुथरे रूप देने के लिए, या फिर भार धारा को कम करने के लिए। तो आपका जो क्रिम्पिंग टूल होता है वो किस लिए यूज़ होता है। तो क्रिम्पिंग टूल दोस्तों यूज़ होता है ढीले संयोजनों को कसने के लिए,
यानी कि लग लगाने के लिए नॉर्मली जो है आपका क्रिम्पिंग टूल यूज़ होता है लग लगाने के लिए। और लग किस लिए लगाते हैं, तो कनेक्शन को मजबूती देने के लिए लग लगाते हैं, इसीलिए यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बन रहा है कि ढीले संयोजनों को कसने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है अर्थिंग के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। अर्थिंग के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, आपको बताना है कि अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अपने घरों में की जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रीशियन की प्रैक्टिकल लैब थी उसके अंदर तो अर्थिंग की गई होगी। तो वहाँ पर जो अर्थिंग का प्रतिरोध होगा, क्योंकि अगर प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो करंट उसमें से नहीं जाएगा, तो प्रतिरोध जो है उसको कम करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं कि अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम करके, यानी कि गहराई जो है उसको कम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड को ऊपर रखेंगे, तो आपका जो है सीधी सी बात है कि प्रतिरोध कम नहीं होगा, प्रतिरोध तो बढ़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है गहराई में स्थापित कर सकते हैं, तो इसका ये भी आंसर है नहीं होगा दूसरा। और उसके बाद तीसरा देखते हैं दोहरी अर्थिंग प्रदान करके, तो दोहरी अर्थिंग प्रदान करके, तो इसका जो है ये आंसर दोस्तों हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, तो इलेक्ट्रोडों की लंबाई घटाकर, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका क्या राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि डबल अर्थिंग जो है, दोहरी अर्थिंग जो है वो प्रदान करके अपने जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर इसकी जो है प्रतिरोध को कम किया जा सकता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। यानी कि एक सीधी सरफेस है, उसके अंदर जो है आपका प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द व्यक्त करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस तीव्रता, ल्यूमन, ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इल्यूमिनस। इल्यूमिनस के द्वारा अपने जो है वो प्रकाश के प्रवाह को जो है एक समतल सरफेस के अंदर जो है व्यक्त करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। यानी कि आपका जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप होता है उसमें जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर कौन से पदार्थ जो है उसको आलेपित किया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्लोरोसेंट पाउडर होता है उसमें, या फिर बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, फॉस्फोरस पाउडर होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। यानी कि उसके अंदर जो पदार्थ यूज किया जाएगा आलेपित करने के लिए वो बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। तो जो है ये आप क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी लेके और साथ में नोट करते रहिए, ताकि पेपर में अगर कभी आते हैं तो आपके नोट्स बेहतर होंगे। तो हो सकता है आप अगर बार बार रिपीट करते रहोगे तो क्वेश्चन आपके बेहतर हो जाएंगे। और बाकी अगर जो है आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन जो है लंबे टाइम तक याद रहे, तो उसके लिए वीडियो जो है उसको बार बार जो है कुछ टाइम की गैप के बाद में फिर से देखते रहिए दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो आपको बताना है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप जो होता है उसमें जो लीक ट्रांसफार्मर जो है उसका क्या काम होता है। तो स्टार्टिंग धारा को घटाने के लिए होता है, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देने के लिए होता है, कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है, कार्यकारी वोल्टेज को घटाने के लिए होता है। तो उसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो होता है स्टार्टिंग के अंदर जो है उच्च वोल्टेज देने के लिए होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। यानी कि आपको जो है 4 लैंप दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि कौन सा कोल्ड कैथोड लैंप है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों हेलोजन लैंप, पारावास्प लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, नियॉन साइन लैंप। तो आपका जो कोल्ड कैथोड लैंप जिसको बोला जाता है वो आपका नियॉन साइन लैंप है दोस्तों। नियॉन साइन लैंप जो है वो कोल्ड कैथोड लैंप है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकृत की दर कम कैसे होती है। तो आपको बताना है कि वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कम कैसे की जाती है।
अक्रिय गैस भर के या फिर बल्ब में आर्क बना के, तंतु प्रतिरोध बढ़ा के या तंतु प्रतिरोध को कम करके। तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि अक्रिय गैस जो है उसके अंदर अक्रिय गैस भरकर हम लोग जो है वैक्यूम बल्ब के अंदर वाष्पीकरण जो है उसकी दर को कम करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत धारा प्रवाह पर काम करता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है वो आपका विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर काम करता है आपको बताना है। तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेरण प्रभाव, यानी कि आपका जो है सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है वो इंडक्शन इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ना कि रासायनिक इफेक्ट के ऊपर, ना कि स्थिर विद्युत प्रभाव के ऊपर या ऊष्मीय प्रभाव पर। ये जो काम करता है वो करता है इंडक्शन इफेक्ट के ऊपर दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है एक संपूर्ण उपकरण कौन सा है। एक संपूर्ण उपकरण कौन सा है ये पूछा गया है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं वोल्ट मीटर है, ऊर्जा मीटर है, एमीटर है या स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा कि टेजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका एक संपूर्ण उपकरण रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फोटोवोल्टाइक सेल, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डायोड या लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा कि आपका वोल्टाइक सेल जो है धूप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। एक संकेतक को यानी कि पॉइंटर को उपकरण में शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। भंवर धारा जो है मंदन की, नियंत्रक बल की, विचलन बल की, वायु घर्षण मंदन की। तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आवश्यकता जो है वो आपको पॉइंटर को शून्य स्थिति में वापस लेके आने के लिए यूज होती है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया है शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े प्रवर्ती प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। यानी कि शंट प्रकार का जो ओम मीटर होता है उसमें एक्स्ट्रा जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। बैटरी की निरावसन से बचाव के लिए, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करने के लिए, पाठ्यांक में त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए, पॉइंटर को शून्य समायोजित करने के लिए। तो उसका जो यूज होता है दोस्तों वो आपका किया जाता है पॉइंटर को शून्य समायोजित करने के लिए। यानी कि इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज के जो 25 क्वेश्चन है वो इसी के साथ कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी है, तो आपने जो है लाइक तो जो है कर ही दिया होगा वीडियो को। तो वीडियो को अगर लाइक कर दिया है तो अपने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर भी जो है वीडियो को ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो है अपने ये जो इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट का परिवार है उसकी जो संख्या है उसके अंदर बढ़ोतरी हो सके दोस्तों। दूसरा जो है अगर कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया गया है उस कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए, और हो सकता है हम लोग जो है उसके आपके अगर कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट का जवाब देंगे, या फिर उसके लिए एक कमेंट जो बॉक्स है वो आपके लिए एक शुरू करेंगे जिसमें संडे कमेंट बॉक्स रहेगा। आपके जो डाउट रहेंगे वो लाइव आके भी आपको बता सकते हैं। तो वो दोनों ऑप्शन जो है वो आपके सामने रहेंगे। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से जो है ये इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट का परिवार जो है उसमें आपकी भी जो है थोड़ी सी जो योगदान है वो बढ़ता रहेगा दोस्तों। बाकी जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।